नमस्कार दोस्तों। आज मैं साइंस का तीसरा सेट लेके आया हूँ जो कि आपको आरआरसी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में हेल्प करेंगे। यह सेट आपका ग्रुप डी का 17 सितंबर का थर्ड सेट का सेट है। ये आज का पहला क्वेश्चन, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार इक्वल टू डैश इनटू इसका पृथ्वी पर भार। इसका आंसर होगा बी, 1/6। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 1/100 गुना कम होता है और चंद्रमा का जो त्रिज्या होता है वो भी पृथ्वी से कम होता है। इसकी वजह से जो ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो चंद्रमा पे कम होता है पृथ्वी की तुलना में। और वो कम होता है 1/6 गुना। देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। पृथ्वी चंद्रमा से बहुत गुना बड़ा है। अब बड़ा होने की वजह से इसका द्रव्य मास भी ज़्यादा है और जो त्रिज्या, जैसे रेडियस करते हैं, वो भी ज़्यादा है। इसके वजह से पृथ्वी का ग्रेविटी मून से ज़्यादा होता है और मून पर ग्रेविटी पृथ्वी से 1/6 कम होता है। इसलिए देख रहे हैं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार गए थे चंद्रमा पर, तो जब ये जंप मार रहे थे तो ये एक बार में बहुत दूर तक कूद जा रहे थे। जो अगर वो पृथ्वी पर इतना कूदते तो इतना ज़्यादा दूर नहीं दूरी कर पाते, लेकिन वहाँ वो एक जंप पे 3-4 मीटर तक चल जा रहे थे। इसका मेन कारण था वहाँ ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से कम होता है। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। इसका आंसर सी होगा, इलेक्ट्रॉन। हम वो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के विपरीत दिशा में बहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे करंट जिसकी दिशा है क्लॉकवाइज, इस तरह करंट मूव कर रहा है जो कि क्लॉकवाइज है। वही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के विपरीत दिशा में मूव करता है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं या वामावर्त कहते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है। यह करंट घड़ी की दिशा में बह रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में बह रहे हैं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। इसका आंसर होगा बी, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सबसे आम सरल स्थायी ऊतक है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये आमतौर पर ढीले होते हैं। इस कोशिकाओं के बीच में बड़े अंतरकोशीय स्थान ऊतक पाए जाते हैं। 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के
हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। इसका आंसर डी होगा 315। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इधर राउंड ग्रीन है, इधर रिंकल्ड येलो है, मतलब ये गोल हरा बीज है और ये सिकुड़ा येलो बीज है। जब ये दोनों में हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड क्रॉस होता है, तो इसमें आपको 4 प्रकार का बीज मिलता है, जिसमें आपको एक येलो मिलता है, येलो गोल, एक येलो सिकुड़ा हुआ, एक हरा गोल और एक हरा सिकुड़ा हुआ। और ये अमाउंट जो रहता है आपका, वो आपका पीला वाला जो गोल होता है उसका रहता है 315, और पीला वाला जो सिकुड़ा आता है उसका रहता है 101। वही जो हरा गोल है उसका 108, और जो सिकुड़ा हुआ हरा हरा है वो रहता है 32। और ये चारों का रेशियो रहता है 9:3:3:1। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? इसका आंसर डी होगा 0.255। देखिए, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। इसमें जो H है उसका होता है मोलिकुलर मास 1 ग्राम। यहाँ 2 H है, इसका मतलब हो जाएगा H2 इक्वल टू 2 ग्राम। वही सल्फर का होता है 32 मोलिकुलर मास, 32 ग्राम होता है मोलिकुलर मास। या ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर सिर्फ एक ही है। वही ऑक्सीजन का होता है 16 मोलिकुलर मास, या ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 इंटू 16 कीजिएगा तो हो जाएगा 64। और टोटल देखिएगा तो H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 1 + 2 + 32 + 16 + 64 इक्वल टू 98 ग्राम। अब निकालना है मोल, तो मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो आपका मोलर मास 98 ग्राम आ चुका है, गिवन मास दिया हुआ है 25, तो 25/98 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.255। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। इसका आंसर सी होगा परमाणु बल या न्यूक्लियर फोर्स। इसे अब नाभिक के बल भी कहा जाता है। देखिए, ये एटम में न्यूट्रॉन है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, ये प्रोटॉन है जिसका प्लस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का जो बल लगता है प्रोटॉन पर उसे ही कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, या नाभिक के बल, या परमाणु बल। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की संयोजकता है या वैलेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा डी 7। एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एक प्रत्यय होता है। इसका आंसर सी होगा 1। जो कीटोन होता है हाइड्रोकार्बन चेन, उसका जो एंड होता है वो 1 होता है। वही जो अल्कोहल का जो होता है हाइड्रोकार्बन चेन, उसका सफिक्स में OH होता है, OH। और जो कार्बोजाइलिक एसिड होता है उसका जो सफिक्स में होता है वो होता है OIC। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है?
इसका आंसर डी होगा, ब्रिसन या टेस्टिस। देखिए, ये है ब्रिसन, ये जो देख रहे हैं ब्रिसन है, इसे हम टेस्टिस कहते हैं। इसी में शुक्राणु या स्पर्म बनता है, और जो बाहर देख रहे हैं ब्रिसन कोश, यहाँ में ये स्टोर होता है। और जो ये पूरा जो देख रहे हैं पार्ट, ये पार्ट आपका बॉडी के बाहर पार्ट में रहता है, क्योंकि जो स्पर्म को बॉडी से कम 2 या 3 डिग्री कम दरकार होता है, इसीलिए वो बॉडी से अलग रहता है। और ये फ्लो करता है शुक्रवाहिनी के थ्रू। शुक्रवाहिनी के थ्रू ये जो मूल नलिका है उससे आके मिलता है। यहाँ इसको शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड से हार्मोन मिलता है, जिसके वजह से इसको मूव करने में आसानी होती है। उसके बाद ये मूत्रमार्ग के रास्ते बाहर आ जाता है। कार्य करने की दर डैश कहलाती है। इसका आंसर सी होगा, शक्ति या पावर। शक्ति काम करने की दर है, यह प्रति यूनिट समय में खपत ऊर्जा की मात्रा के बराबर है। इसकी एसआई जूल पर सेकेंड या वाट है। देखिए, वर्क मतलब होता है, समझिए ये आदमी है, ये एक बॉक्स है, यह आदमी इस बॉक्स पे कुछ बल लगा रहा है, उसके वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक आ गया, समझिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। और वो यहाँ बल लगा रहा है 1 न्यूटन फोर्स। और जो ये वस्तु जो यहाँ से यहाँ आया वो दूरी तय करता है 1 मीटर। तो आपका कार्य या वर्क डन हो जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड, सॉरी 1 न्यूटन मीटर। और जो पावर होता है या शक्ति होता है वह होता है कार्य पर सेकेंड। समझिए वस्तु को यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लगा, यहाँ आपका पावर हो जाएगा 1 वाट या 1 जूल पर सेकेंड। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। इसका आंसर सी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कमजोर एसिड होता है जिसे हम टार्टरिक एसिड कहते हैं। बेकिंग पाउडर का उपयोग पके हुए माल की बनावट को हल्का करने के लिए किया जाता है। बेकिंग पाउडर में एसिड और बेस दोनों घटक होते हैं, और यह प्रतिक्रिया करने के लिए नमी और गर्मी पर निर्भर करता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड का क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए भी किया जाता है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को करने की अनुमति देता है। इसका आंसर डी होगा, सुबेरिन। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है उसे कहते हैं। इसका आंसर सी होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन स्टेम टिप में उत्पादित एक पौधा हार्मोन है जो लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सिन पौधे के गहरे रंग की ओर चला जाता है, जिससे वहां की कोशिकाएं पौधे के हल्के हिस्से की संबंधित कोशिकाओं से बरी हो जाती है।
यह पौधे के तने की नोक को प्रकाश की ओर मोड़ता है और इस प्रोसेस को फोटोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। देखिए एक पौधा है जहाँ सूरज की रोशनी आ रहा है और ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से ये सूरज की रोशनी की तरफ हल्का दिखे झुक गया है। ये देखिए, ये होता है ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। इसका आंसर सी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH प्लस HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जब मिलता है तो बनता है NaCl नमक, जो हम खाते हैं NaCl नमक प्लस H2O वाटर। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली रहरे डैश होती है। इसका आंसर ए होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। The element with atomic number 57 belongs to B, D ब्लॉक। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, इसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक। इसमें देख रहे हैं जो नीला रंग का है ये S ब्लॉक है, जो गुलाबी रंग का है वो D ब्लॉक है, और जो हरा रंग का है वो P ब्लॉक है, और जो पीला रंग का है वो F ब्लॉक है। क्वेश्चन में पूछा गया है 57 नंबर जिसे हम लेंथेनियम कहते हैं, और लेंथेनियम आता है D ब्लॉक में। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। इसका आंसर सी होगा, 90 डिग्री। देखिए वर्क डन या कार्य इक्वल टू होता है F इंटू एस इंटू कोस थीटा या F इंटू एस। इसमें F डिनोट करता है फोर्स, S डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। वही जो कोस थीटा है वो करता है आपका डिस्प्लेसमेंट एंगल शो करता है या विस्थापन कोण शो करता है। तो हम जानते हैं कि कोस 90 जीरो होता है। अगर मान जो देखिए अगर W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कोस थीटा होता है, अगर कोस थीटा 90 हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और क्वेश्चन में ही पूछ रहा है तो इसका मतलब जो डिग्री वहां पे होगा 90 डिग्री होगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस हालत में क्या संरक्षित रहता है? इसका आंसर डी होगा, संवेग या मोमेंटम। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी।
A particle in a medium completes 40 vibration in 2.5 seconds, then the frequency of the wave will be, इसका आंसर बी होगा 8 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वाइब्रेशन बाई टाइम। यहाँ आपका वाइब्रेशन है 40, टाइम है 2.5, इक्वल टू हो जाएगा 8, सॉरी 2.5 है तो 2.5 लीजिएगा तो 4 4 4 16, आंसर 16 आएगा, सॉरी 16 आंसर आएगा, आंसर होगा 16 इक्वल टू 16। और फ्रीक्वेंसी का होता है यूनिट हर्ट्स, इसको हर्ट्स कहते हैं एच जेड को। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है, ग्रुप डैश कंटेन्स इनर्ट गैस। इसका आंसर बी होगा 18, 18, ग्रुप 18। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ग्रुप 18 है इसी ग्रुप को कहते हैं नोबल गैस ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप। इसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, इट हैपेंस इन ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए माउंटेन। इसका आंसर डी होगा ए एंड बी। देखिए समझिए ये पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है। जब ये आदमी जब यहाँ पे था जमीन पर, तब इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी बस। और जब ये धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होने लगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा। और जब ये पहाड़ के ऊपर यहाँ पे आ गया, ऊंचाई पे आ गया, इस पोर्शन पे एच पे, तो इस यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट हो गया और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। फिर जब ये ऊपर से नीचे आने लगा इस पोर्शन पर, यहाँ पूछ रहा है कि इसमें क्या है, तो इसमें इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आने लगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। वही मानिए अगर फिर जमीन पर आ गया होता तो फिर जमीन पे उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता। इस तो यहाँ देखिए, समझिए ये पहाड़ है, ये जमीन, समझिए जमीन है और ये पहाड़ है। यहाँ पे इसका में पोटेंशियल एनर्जी 4.4 है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसका मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा 4.4। वही जब ये ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इस यहाँ पे हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी 4.4।